हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज आपको 10th चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये आपका कौन सा टॉपिक है? शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ या चुनौतियाँ। ये आपका यूनिट 3rd है। आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपका केवल एक चैप्टर बचता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। वो आपका कल समाप्त हो जाएगा, तो ये पेपर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद इसका आपके लिए मॉडल पेपर आपको मिलेंगे एंड इसके साथ साथ इस पेपर का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपका चारों पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ का मतलब है कि न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। मतलब अब नए नए कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं शिक्षा से संबंधित, और शिक्षा में चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझाया जा सकता है। तो देखिए कि पहला जैसे आप क्वेश्चन आप पढ़िए कि भारत में वर्तमान में प्राइमरी एजुकेशन की मूल समस्याएं क्या है। मतलब प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है या सार्वभौमिक शिक्षा क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो इसके समाधान के उपाय भी आपको बताने हैं। तो इस पर डिटेल से चलिए बात करते हैं। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर शिक्षा क्यों नहीं पहुंच पा रही है। पहला इसका मेन रीज़न होता है कि प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय दशा। और ये आप अपने आसपास के जो प्राइमरी स्कूल होंगे उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार की स्कूल की बिल्डिंग होती है। यहाँ पर देख लीजिए जिस और प्राइवेट स्कूल से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी दयनीय स्थिति होती है। वहाँ पर ना तो सही से खेल का मैदान होता है, ना फर्नीचर की व्यवस्था होती है। कुछ कॉलेजेस को या कुछ स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग यही हाल सारे प्राइमरी स्कूल का रहता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं, बस केवल आप हेडिंग्स पर ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय दशा। और अब दूसरा पॉइंट आप देखिए कि अयोग्य प्रशासन। वहाँ का प्रशासन कैसे होता है, लापरवाह प्रशासन है होता है। तो वही कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में दोषपूर्ण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि शैक्षिक प्रशासन की अयोग्यता। मतलब अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी इसका एक मेन रीज़न है। एंड देखिए कि शिक्षा निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों का कार्य भी शैक्षिक स्तर पर सुधार करना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राथमिक विद्यार्थियों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों या पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की जाती। जहां इनकी नियुक्ति होती है वहां मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है। तो ये देखिए कि अयोग्य प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। एंड अब आप देखिए कि भाषा विवाद, ये लैंग्वेज विवाद शुरू से ही चला आ रहा है। भाषा विवाद में कि एजुकेशन आपका इंग्लिश में दिया जाए या हिंदी में दिया जाए या जो स्थानीय भाषा है उसमें दिया जाए, यही विवाद चला आ रहा है, जिसके कारण अभी तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। एंड आगे देखिए कि आपका प्राथमिक शिक्षा का दोष युक्त पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस भी इसके लिए जिम्मेदार है कि सिलेबस भी रचनात्मक सिलेबस की कमी है। यहाँ पर केवल किताबी शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये भी एक समस्या है। एंड अपव्यय व अवरोधन की क्षमता ये है। देखिए कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही बालकों को विद्यालय के किसी भी कक्षा में हटा लेना, और अवरोधन का अर्थ है कि किसी बालक का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रुकना। इन समस्या से अनेक कारण हैं, जैसे अप्रशिक्षित व अयोग्य शिक्षक, अनुपयुक्त व्यवस्था, अभिभावकों व शिक्षा के महत्व से अपरिचित होना आदि। ये दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है के कारण भी है। एंड देखिए कि सामाजिक चेतना का अभाव, ये एक मुख्य कारण है या आप इसे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मान सकते हैं। ऐसा क्यों? कि देखिए कि सामाजिक चेतना अगर है व्यक्ति में या समाज में, अगर शिक्षा के प्रति जागरूकता है, तभी आप शिक्षा को व्यापक रूप से फैला सकते हैं। अदरवाइज आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो सामाजिक चेतना पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? सामाजिक चेतना के लिए आप जागरूकता रैली निकाली जा सकती है, लोगों के घर घर जाकर शिक्षा के महत्व को बताया जा सकता है। या और जो भी महापुरुष हैं या जो उस इलाके के जो भी योग्य पुरुष हैं उनके बारे में भी बताया जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें बताया जा सकता है जिससे कि सामाजिक चेतना का विकास हो सके। और एक मेन रीज़न क्या है कि अध्यापकों का अभाव, इसको भी आप
सकते हैं या देख सकते हैं कि अध्यापकों का अभाव प्राइमरी स्कूल में प्रायः रहता है। जैसे आपका प्राइमरी स्कूल 5 तक की क्लासेस के हैं, तो उसमें अगर 200 बच्चे भी हैं तब भी आपको 4 से 5 टीचर ही मिलेंगे। अगर कहीं पर 4 या आप मान लीजिए 50 बच्चे हैं, वहाँ पर भी आपको 4 या 5 टीचर मिल जाते हैं। तो इसके मतलब ये अध्यापकों के अभाव के कारण ही शिक्षकों का वितरण सही से नहीं हो पाता है, या शिक्षक मतलब ज़्यादा शिक्षक नियुक्त नहीं होते हैं, छात्र और शिक्षक का अनुपात ज़्यादा होता है, तो इसके कारण भी शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है। अब आपको क्या पढ़ना है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ना है। ये कब आया था एंड इसमें क्या उद्देश्य है, इसको स्पष्ट करना है। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि भारत के हर नागरिक को शिक्षा संभव हो सके। और ये देखिए कि आपका पौष्टिक आहार के लिए मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया गया था। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन योजना, जिसका अब नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो अब आपको जहाँ पर लिखना होगा पीएम पोषण योजना लिखिएगा। एंड इन सब प्रयासों के बाद भी सन 2000 तक प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभ कराने की पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये सन 2000 में ये बिल आया था एंड ये जो बिल की मंजूरी 2001 में हुई, सर्व शिक्षा अभियान 2001 से शुरू हो गया। एंड इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये देख लीजिए आप, कि इसकी प्रमुख विशेषता है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मतलब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है। देश भर में गुणवत्ता युक्त वाली बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया है ये। एंड इसका उद्देश्य क्या है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उद्देश्य में आप पहला उद्देश्य देखिए कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के समूह के सभी बच्चों का प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है। एंड इसके साथ साथ देखिए कि अब आपको ये पिछली क्लास का याद होना चाहिए कि आपके डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित था और आपके फंडामेंटल राइट्स में कौन से एजुकेशन दिया गया था। अगर आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट से आया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अब देखिए कि 2003 तक सभी विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय स्कूल को वापस कैंपस में लाना। एंड 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। एंड 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक परीक्षा पूरी करें। एंड ये इसके उद्देश्य थे सर्व शिक्षा अभियान के। और देखिए कि अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2010 में जो आया उसका पर एक आपको लेख लिखना है या आप इस पर टिप्पणी करना है। तो देखिए कि राइट ऑफ एजुकेशन आपका जो 2010 में आया ये कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 21A में आपको प्राइमरी एजुकेशन के बारे में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीआई राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 के आ के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों व मानकों का पूरा करते हैं में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इसी से लिए ये आपका आरटीई एक्ट आया था 2019 में एंड 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। एंड इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए कि आरटीई अधिनियम में निम्नलिखित का प्रावधान करता है कि पहला, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। एंड यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को निश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने का उत्तरदायी नहीं होगा। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने
का प्रावधान करता है। एंड ये देख लीजिएगा कि यह राज्य व जिले तथा ब्लॉक के लिए केवल औसत के बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक की विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान भी करता है। या उसके साथ साथ यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए अन्वीक्षण प्रक्रियाएं, प्रति व्यक्ति शुल्क, अध्यापकों के द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूल संचालन निषिद्ध करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एंड इसके साथ साथ यह संविधान के में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चों के समग्र विकास, बच्चों के ज्ञान संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चों की मित्रवत प्रणाली और बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चों को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने सुनिश्चित करता है। तो ये आपका आरटीई एक्ट 2009 हो चुका है, इसको भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका पढ़ लीजिएगा। एंड इसके उद्देश्य क्या थे, ये सारी चीज़ें अब आपको एक प्राइमरी लेवल पर आपने पढ़ चुका है। अब आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। देखिए कि माध्यमिक शिक्षा की क्या सार्वभौमिक समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देना है। अब आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में देखना है एंड उसके बारे में आपको सुझाव देना है। तो पहला देखिए कि इसमें कठिनाइयाँ क्या है कि पहली बात तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं क्लियर होता है। आप छात्रों से पूछेंगे तो उनको यही नहीं पता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो ये एक उद्देश्य का अभाव होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से पूछा जाए कि शिक्षा ग्रहण करने का उनका उद्देश्य क्या है तो शायद यह नहीं बता पाएंगे, ऐसा होता है। एंड आप उसके बाद देखिए कि अनुशासनहीनता माध्यमिक स्कूलों में एक प्रमुख समस्या है। बालकों में अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। एंड पाठ्यक्रम के संदर्भ में देखिए कि जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत संकीर्ण है या एक मार्गी है, इसमें पूर्णता का अभाव है और शिक्षण का निम्न स्तर है, मतलब टीचिंग का लो लेवल है, टीचिंग लो लेवल की है, ये ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण बच्चों में भी ज्ञान का उतना अधिक विकास नहीं हो पाता या मानसिक विकास उनका उतना नहीं हो पाता है। और उसके बाद देखिए कि पांचवा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली विदेशी प्रणाली पर आधारित है। इसके लिए देखिए कि भारत की माध्यमिक शिक्षा विदेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। 1854 के घोषणा पत्र में जिस माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना की गई थी वह सामान्य वर्ग के छात्रों के हेतु नहीं बल्कि संभ्रांत वर्ग के, मतलब एलीड क्लास या उच्च वर्ग के छात्रों के हेतु थी। एंड ये आप देखिए कि इसमें सैंडलर आयोग 1917 का इसके स्थापना में मुख्य भूमिका थी। एंड स्वतंत्र भारत में राधा कृष्णन आयोग, आचार्य नरेंद्र देव और समिति मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग नई शिक्षा नीति 1986 में इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव मुदालियर आयोग का था। तो देखिए कि जितने भी इसमें आयोग आपने पढ़े हैं, आपको सारे आयोग पढ़ाए गए हैं। ये सारे आयोग के बारे में आपको एक रफ डाटा याद होना चाहिए। सैंडलर आयोग कब आया, उसके बाद मुदालियर आयोग के बारे में, कोठारी आयोग के बारे में, एंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में, एंड मुदालियर आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि अवधि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। देखिए कि जब मन में आया तब बदल दिया गया। जैसे 1822 तक सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष थी, उसके बाद इंटर कॉलेज की स्थापना के फलस्वरूप यह अवधि 12 वर्ष कर दी गई। 1912 के बाद इंटर कक्षाओं को समाप्त कर दिया गया और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष मान ली गई। तो इस प्रकार मतलब कि समय में परिवर्तन होता गया जिससे एक अनिश्चितता बनी रहती है। एंड उसके साथ साथ देखिए कि सैद्धांतिक अस्पष्टता भी विद्यमान है उसमें। और क्या क्या है, देखिए सैद्धांतिक प्रवृत्तियाँ और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की समस्याएं भी विद्यमान है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात नीतियों में तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और उसके साथ साथ देखिए कि कौन सी समस्याएं हैं, निर्देशन की समस्याएं हैं कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उचित निर्देशन तथा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात भी उन्हें यह पता नहीं होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए।
एंड देखिए कि प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव बहुत ज़्यादा है। एंड परीक्षा देखिए कि माध्यमिक शिक्षा को परीक्षा प्रणाली भी बहुत दोषपूर्ण है। परीक्षा की संपूर्ण प्रणाली बहुत संकुचित और एकांकी है। परीक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चों को सीमित ज्ञान की ही माप हो पाती है। एंड देखिए कि माध्यमिक शिक्षा के सुधार के सुझाव क्या क्या हैं, अब आपको सुझाव देने हैं। तो देखिए कि पहला सुझाव यही है कि सर्वप्रथम हमें शिक्षा के उद्देश्य को एक समन्वित करना चाहिए। शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य है यह बालकों को बताना होगा। उसके बाद आप देखिए कि अनुशासन की समस्या से संबंधित, अब ये एक बार जो आपने समस्याएं बताई हैं उसी को ही आप समस्या के समाधान में भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। देखिए कि उसके बाद अनुशासन की समस्या के बाद उस पाठ्यक्रम संबंधी आप क्या सुझाव देंगे ये बताना है आपको। एंड शिक्षा के निम्न स्तर की समस्या का समाधान कैसे होगा आप ये बता सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा जो हेडिंग है। एंड अब देखिए कि परीक्षा प्रणाली की समस्या संबंधित सुझाव आप देंगे कि परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। और देखिए कि उचित निर्देशन की समस्या से संबंधित क्या सुझाव हैं। अपव्यय व अवरोधन की समस्या से संबंधित सुझाव आप देख सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आपका देखिए कि एक क्वेश्चन है, ये आपका पहले क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो ये इसका इम्पोर्टेंट कम हो गया है। कि इसमें देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्य व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 10+2+3 की शिक्षा संरचना लागू हुई। अब आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कब आई है और उसका क्या पैटर्न है। तो देखिए कि अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। एंड देखिए कि 29 जुलाई 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। एंड इसका देखिए कि इसमें क्या है आपका, जैसे इसमें 10+2+3 है, वहाँ पर 5+3+3+4 का पैटर्न चलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड अब देखिए कि इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना हो तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा बस। और अगर आपको कुछ देखना है तो ये इसका उद्देश्य देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। देखिए कि सन 2010 तक 15 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वर्ग के छात्रों को 100% माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना। एंड उसके साथ साथ सन 2020 तक छात्रों का 100% माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए रोके रखना। एंड माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य क्या है ये देखिए कि इसमें 7 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित किया जा रहा है ये कह रहे हैं। और उसके साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। छात्रों के नामांकन वृद्धि के लिए अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही समाज के कमज़ोर वर्गों के नामांकन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। एंड गणित, विज्ञान व अंग्रेजी पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। एंड पाठ्यचर्या में सुधार किया जा रहा है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं संचालित की जा रही हैं। एंड देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है और शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 100% आ रहा है। नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखिए, इसको आप 5 स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नारी शिक्षा एक जनरल आपको पहले पढ़ना होगा कि नारी शिक्षा के इतिहास पे थोड़ा सा लिखेंगे कि नारी शिक्षा की स्थिति वैदिक काल में कैसी थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कैसी हुई, धीरे धीरे इसका पतन कैसे हुआ, फिर मुस्लिम एज में कैसे पतन इसका हुआ ये बताएंगे। उसके बाद आधुनिक काल में शिक्षा कैसी है स्त्रियों के शिक्षा के संबंध में आप वो बताएंगे। देखिए इसमें भी जो लिखा है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट आप अपने आंसर में लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल नहीं लिखना होता है। अब नारी शिक्षा के बारे में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं ये बतानी है आपको। एंड देखिए कि जैसे नारी शिक्षा के प्रमोट करने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान है।
ये सभी और स्वामी विवेकानंद जी का, उसके साथ साथ ईश्वरचंद विद्यासागर जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है इसमें, नारी शिक्षा के बारे में। और अब देखिए कि ये पूरी कहानी ही है नारी शिक्षा के बारे में, तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा कंटेंट मिल जाए, आप इसे एलोबरेट करके लिख सकें। इसके साथ साथ मैं आपको आगे डायग्राम्स बता रहा हूँ और उनकी नारी शिक्षा के क्या अधिक मतलब नारी शिक्षा से संबंधित 2 से 3 डायग्राम मैं आपको बता दूंगा, जिसके मतलब आप उसी को एक्सप्लेन कर देंगे तब भी आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इसे कहानी की तरह पढ़ लीजिए। और अब चलिए मैं आपको डायग्राम्स प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप पहले ये देख लीजिए कि नारी शिक्षा अगर मिलती है तो उससे नारी शिक्षा से आप कौन कौन से अधिकार नारियों को या स्त्रियों को मिलता है। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा। आपको देखिए कि कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं नारी शिक्षा से। पहले तो उन्हें एक सामाजिक अधिकार मिल जाता है, उसके साथ साथ सामाजिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी मिल जाता है या आर्थिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो जाती है, उनका दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। एंड तीसरा, उनको राजनैतिक अधिकार मिल जाता है, साथ ही साथ वो स्वतंत्र रूप से अपने राजनेता या नेताओं का चुनाव कर सकती हैं, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड उसके साथ साथ उन्हें एक व्यक्तिगत अधिकार भी मिल जाता है, उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार मिल जाता है। तो एक डायग्राम ये बनाइएगा, इसको एलोबरेट करके आप अपना लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दूसरा डायग्राम आप देख लीजिए और इसमें आप देखिए कि नारी शिक्षा के क्या लाभ हैं, ये आप देखिए। तो आप इसे एक डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखेंगे नारी शिक्षा लिख दीजिए। एंड उसके बाद ये आपका ये कंप्लीट है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखिए कि नारी, स्टेप वाइज स्टेप लिखना है। जैसे आप ऐसे भी लिखिए, नारी शिक्षा के बाद आप लिखिए कि नारी शिक्षा से वो क्या होता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक, ये लिख लीजिएगा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक। एंड उसके बाद जब वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाती हैं तो उसके साथ साथ वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो वो आत्मनिर्भर बन जाती हैं। तो ये आत्मनिर्भर लिख दीजिए ऐसे शॉर्ट में। एंड उसके बाद आपका आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। देखिए जब वो आत्मनिर्भर, तो देखिए कि आत्मनिर्भरता से क्या आएगा, आत्मनिर्भरता से उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आएगी। स्वतंत्रता की भावना है तो वो उनकी जो आगामी पीढ़ी होगी, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी अपने स्वतंत्र होगी, उनमें भी शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से वो स्वस्थ होंगे, जिसके कारण फिर एक उच्च कौशल मानव का निर्माण होगा, मतलब एक कुशल मानव का निर्माण होगा जो आगे चलते जाएंगे, जो देश के लिए उत्पादक होंगे और वो देश के हित में काम करेंगे। तो इस प्रकार नारी शिक्षा इनडायरेक्ट वे से देश के लिए मतलब लाभदायक है, इसलिए हमें नारी शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए। नारी शिक्षा के लिए जो जैसे स्टीरियोटाइप जो थॉट हैं, थिंकिंग है, उसको हमें समाप्त करनी होगी, रूढ़िवादी जो सोचें हैं उसको हमें समाप्त करना होगा, हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखकर आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं नारी शिक्षा के बारे में। तो ये आज के टॉपिक में केवल इतना था। अब आप लोग अपना सिलेबस चेक करिएगा कि आपके सारे टॉपिक कवर हुए या नहीं। अगर आपका कोई भी टॉपिक बचा रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, वो भी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल आपकी लास्ट क्लास होगी एंड उसके बाद आपका दूसरा कोई पेपर पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।